हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फर्स्ट क्लास होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। करना भी चाहिए क्योंकि है कैरियर का सवाल, समय भी ज्यादा बचा नहीं है। आपके लिए मैं एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूं और ये एमसीक्यू सीरीज में आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये बाहुबली सीरीज है, ये एमसीक्यू की बाहुबली सीरीज है क्योंकि इसके अंदर सभी पीवाईक्यूज जो 10 सालों में आए हैं इस चैप्टर के वो मैंने इंक्लूड किए हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू इंक्लूड किए हैं और कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी ऐड किए हैं। और एक चीज बता दूं कि कई बार क्या रहता है, एमसीक्यू का जो सॉल्यूशंस हैं, जो एक्सप्लेनेशंस हैं, जो आंसर्स हैं, कई बुक में गलत दिए रहते हैं। तो मैंने उनको ध्यान देकर एक एक सवाल को देखकर सही एक्सप्लेनेशन आपको मिले इसकी पूरी कोशिश की है। तो यहां पर जो भी बातें मैं करूंगा लॉजिकल होंगी, इन डेप्थ होंगी और सही होंगी। मैं पूरी कोशिश इस तरफ कर रहा हूं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए और वीडियो देखकर आपको न्यूमेरिकल निकलने लगे तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। सारा वीडियो, पूरा वीडियो देखिएगा जिससे सारी बात बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाए और बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाए। तो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एमसीक्यू की बाहुबली सीरीज। जैसे मैंने बताया कि बाहुबली क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बहुत पावरफुल क्वेश्चंस डाले गए हैं। और ये मैंने आपके हेल्प के लिए ऑल वीडियो लाइब्रेरी बना दी है, यानी एक ही जगह सारे वीडियोस का लिंक। मैं आपके लिए बहुत सारी सीरीज बना चुका हूं और आगे भी बनाता रहूंगा जिससे मुझसे पढ़ने वाला बच्चा 95% पार कर ही जाए। लेकिन इतनी सीरीज जो है वो आप जान भी पाए कि हाँ सर ने आपकी मदद के लिए, मेरी मदद के लिए ये सीरीज बनाई है। जैसे यहां देखिए, ये वन शॉट वीडियो की सीरीज पूरी खत्म हो चुकी है। कहीं भी जिस भी चैप्टर पे जाके प्ले बटन पे क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। इसी तरह देखिए पीवाईक्यू सीरीज, जिस भी चैप्टर पे जाके क्लिक करेंगे ओपन। डेरिवेशन सीरीज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज और यहां पर आपको मिलेगी एमसीक्यू सीरीज जो अभी चल रही है। और ये प्योर गोल्ड सीरीज डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स हैं पूरी बुक के पूरे सिलेबस के। तो आप मान लीजिए वन शॉट देख रहे हैं, आपको लगा कि भाई इसका पीवाईक्यूज भी देख लेता चैप्टर नंबर 4 का तो बड़ा अच्छा होता। अब आप सोचे सर ने बनाया है कि नहीं बनाया, यहां पर दिख गया बनाया है। आपने कहा भाई एमसीक्यू भी कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं चीजें, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। यहीं पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो फोटो लगी है, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी सीरीज अभी हैं और ये हमेशा अपडेटेड होती रहती है। तो आपको इससे ट्रेमेंडस बेनिफिट मिलने वाला है। अब ये अगर इतनी अच्छी चीज है तो आप यहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि अरविंद एकेडमी के होम पेज पे आ जाएं। ये देखिए अरविंद एकेडमी का होम पेज है, यहां पर आपको ये लिंक दिखेगा, इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पे पहला वाला जो लिंक है ऑल वीडियो लेक्चर्स का, क्लिक करते ही आप ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर लैंड अप कर जाएंगे। दूसरा, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई और वीडियो भी देखना चाहें तो आपको होम पेज पे जाना ना पड़े, यहीं क्लिक करके चले जाएं। और अगर दूसरे दिन आ रहे हैं तो लिंक ढूंढना ना पड़े, होम पेज से चले जाएं। दोनों बातें बड़ी आसान हैं। तो इन दो तरीकों से आप ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर बेटा जा सकते हैं। फायदा क्या है? कोई टाइम वेस्टिंग आपकी नहीं है, इजी एक्सेस है और अपडेटेड रहेंगे कि सर ने आपके लिए क्या क्या मटेरियल सीरीज बनाई है जो बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अब इसके बाद कुछ बच्चों का रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ प्रेजेंटेशन उनको मिल जाए, वो भी मिल जाएगा। अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहां पर आपको मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप अपने नोट्स बनाने के लिए काम कर सकते हैं। नोट्स जो बनाएगा और रिवीजन करेगा उसी के शानदार नंबर आते हैं। और आपके लिए बहुत ही दो स्ट्रॉन्ग कोर्सेज हैं। पहला है पीवाईक्यूज, 10 साल के पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, फुली सॉल्व्ड। आप ध्यान रखें, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप ब्लंडर करते हैं। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए आपका बोर्ड का प्रिपरेशन पूरा हो ही नहीं सकता। चाहे आप अपने क्लास टीचर से पूछ लीजिए, चाहे कोचिंग के टीचर से पूछ लीजिए, चाहे पापा से पूछ लीजिए, भैया दीदी जिनसे भी जानकारी लेना चाहते हैं आप पूछेंगे, सब बोलेंगे भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना क्योंकि उसी ट्रेंड के सवाल आते हैं। हम लोगों ने क्या किया है कि अगर आप बाजार में फिजिक्स की एक बुकलेट लेने जाते हैं तो वो पढ़ती है
300-400 रुपए की एक किताब। और यहां पर 12th PCM या 12th PCB तीनों सब्जेक्ट को हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं 299 में। 10 साल के फुली सॉल्व्ड चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और दूसरा ये है ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक PCMB का, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में चारों सब्जेक्ट में जिस भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हजारों MCQ मिलेंगे, असर्शन रीजनिंग मिलेगी, केस स्टडी मिलेगी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1, शॉर्ट आंसर टाइप 2, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, सैंपल पेपर भी। तो सारी चीज आपको एक जगह मिल जाएगी। और इंटरेस्टिंग क्या है कि अगर ये क्वेश्चन बैंक अगर आप किसी पब्लिशर का लेने जाएंगे, एक बुकलेट 750-800 रुपए की आपको मिलेगी। और यहां पर हम लोग चारों सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 499 में, जैसे कोई भी बच्चा पिछड़ा ना पाए। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है इसको लेने के लिए, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर ले, इसके स्टोर सेक्शन में जाए और इन कोर्सेज में इनरोल कर सकता है और अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, जो ले जानी चाहिए भी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जिस वजह से वीडियो बन रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं MCQs की बाहुबली सीरीज, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब इस क्वेश्चन में है ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। एक कोई रेजिस्टेंस है, ये देखिए 100 ओम का है, और इसके अक्रॉस आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखा है, स्लो सेल लगाया होगा ऐसा समझ लेते हैं, जिसकी वैल्यू 200 वोल्ट है। ये सिचुएशन है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं ये निकालना है। तो यहां 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगेंगे। पहले तो हमें करंट निकालना होगा इससे, तो चलिए V = IR जो फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ वाला, इससे करंट निकाल लेते हैं। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 200 वोल्ट, R कितना है 100 ओम, 2 एम्पियर की करंट है। पहला फंडा तो लग गया कि भाई 2 एम्पियर की करंट जा रही है। 2 एम्पियर की करंट अगर जा रही है तो चार्ज कितना जा रहा है, तो आप जानते हैं कि I की वैल्यू होती है Q/T, या Q बोलें तो I × T। करंट है 2 एम्पियर की और टाइम है 1 सेकेंड में कितना चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना आ गया 2 कूलाम। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट नंबर 2। फिर कॉन्सेप्ट नंबर 3, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं और हम ये जानते हैं कि Q की वैल्यू Ne के बराबर होती है, यानी N की बात करेंगे तो Q/E। Q है 2 कूलाम और इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज 1.6, 10 की पावर -19 डिवाइड कर दीजिए 1.25 इंटू 10 की पावर 19, आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि यहां पर है आंसर नंबर 1, मतलब A। इस तरीके से सवाल होगा। 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगे हैं। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1, छोटू कॉन्सेप्ट, छोटू कॉन्सेप्ट, छोटू कॉन्सेप्ट। तो 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगकर ये सवाल सॉल्व हो जाता है। मैं हटता हूं, पॉज करके नोट कर लें, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो मैं हट जाता हूं, इसको पॉज करें बेटा और नोट डाउन कर लें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो भी काफी सरल है और बड़े मजे से इसको आप कर पाएंगे। बस छोटी सी चीज एक ध्यान रहनी चाहिए। लिखा है द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी J होती है, जो कि I/A के बराबर होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसी आपको मालूम होगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें J/E बताना है क्या होता है। तो आप याद कीजिए वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, निश्चित तौर पर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लें। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये ओम्स लिखा है, कुछ और ना समझ जाना। ओम्स लॉ क्या होता है, J = ये होती है कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो J/E की बात अगर आप करने जाएंगे तो क्या मिलेगी, सिग्मा। ये क्या है, कंडक्टिविटी। तो यहां पर आंसर होगा आपका रेशियो का कंडक्टिविटी। जो दोनों सवाल एक ही हैं, घुमा घुमा के पूछा गया है। तो आंसर नंबर B, ये रहा आपका आंसर नंबर
बी। तो इसको इस तरह से समझें और ध्यान भी रखें। बस छोटी छोटी बातों से चीजें निकलेंगी, कोई भयानक चीज नहीं निकलने वाली। और जो कुछ भी होगा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन वो मैं करूंगा, आपको सरल कर दूंगा। बस काम बन गया आपका। खैर, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप कर पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन पे आ गए। यहां लिखा है इफ एन ई टाउ, एन है यूजुअल मीनिंग्स, एन है नंबर डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस समय, have their usual meanings, then the resistance of a wire of length L and cross section A is given by। यहां पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपको ध्यान होगा कि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है इस जनरल सिंबल्स की मीनिंग के अनुसार वो होती है M/N ई स्क्वायर टाउ। इसको याद रखिएगा, बड़ा काम का फॉर्मूला है, रह के पूछते रहते हैं ये। और R का मतलब होता है ρL/A। रेजिस्टिविटी यहां पे रख दीजिए, तो ये हो गया ML/NE स्क्वायर टाउ इंटू A। बस इसी को ढूंढ लेना है कि इसके लिए सही है, और मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ये फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का, और ये न्यूमेरिकल में भी पूछ लिया जाता है। तो इसको पकड़ के रखिएगा, कई जगह इस्तेमाल होगा। मैं हटता हूं, नोट कर लें, फिर अगला सवाल हम लोग करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए यहां लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए गिवन कंडक्टर इज डबल। कोई कंडक्टर है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल लगाए थे हम, उसको V की जगह सपोज करिए 2V कर दिया है, यही बोल रहे हैं। द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। अब पहली बात ये कि क्या मोबिलिटी को आप पहचानते हैं? आंसर है पहचानते हैं। तो मैं याद दिला देता हूं कि मोबिलिटी म्यू से रिप्रेजेंट आप करते हैं, और ये हुआ करता था ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, VD/E। ये मोबिलिटी का फॉर्मूला है। अब यहां पर क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का मामला है, तो मैं इस E को पोटेंशियल डिफरेंस में लेके आ जाऊंगा। तो E की वैल्यू क्या होती है? V/L। ये अगर लेंथ है कंडक्टर की, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका रिश्ता, रिलेशन E = V/L होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं VD, नीचे लिख सकते हैं V/L, L ऊपर चला गया, VD ये पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा। ये किसी और तरीके से V लिख दूं, ऐसे लिख देता हूं V, जैसे आप फर्क कर पाए। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को, इससे क्या समझ में आया कि म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया तो मोबिलिटी आधी हो गई, इसी के रेसिप्रोकल है। तो इफ V इज डबल्ड देन म्यू मतलब मोबिलिटी इज हाफ्ड। यही आपका आंसर हो गया, और इसके हिसाब से आंसर नंबर बी आपको मिल रहा है। तो बी इज द करेक्ट वन। तो लॉजिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो उसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल करेंगे जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 5। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ। यानी जब जो मेटल वायर है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ाने पर। किस वजह से बढ़ता है? तो यहां लिखा है डिक्रीज इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी। ये बात बिल्कुल गड़बड़ है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में घटोतरी नहीं आती। डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम, यही जवाब सही है, क्योंकि आप ये जानते हैं रो की वैल्यू होती है MNE स्क्वायर टाउ। इन मेटल्स क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर को, मैं टेम्परेचर को T लिख रहा हूं, बढ़ाते हैं, ये टेम्परेचर है, तो रिलैक्सेशन टाइम आपका घट जाता है। जो
इलेक्ट्रॉन की टक्करें हैं वो जल्दी जल्दी होने लगती हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम विल बी लोअर्ड। अगर ये टाउ कम होगा तो रेजिस्टिविटी विल बी हायर। तो मेटल में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम मेटल का घट जाता है। तो इसका आंसर हो गया यहां पर आंसर नंबर बी। ये आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इसको नोट कर चुके होंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, इसको करेंगे हम लोग फिक्स। रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, जो रेजिस्टिविटी है किसी कंडक्टर की वो किस चीज पे डिपेंड करती है। तो ये आपको ये पढ़ रखा है, बड़े कायदे से दिखाता हूं। टेम्परेचर पे, जी हां, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी, क्या ये मैंने सही लिखा है? ये सही नहीं लिखा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा, ये टेम्परेचर है, इसको टाइम वाइम मत समझ लेना। और लेंथ ऑफ द कंडक्टर का रेजिस्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। और शेप ऑफ द कंडक्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर इसका पहला वाला है, जो कि है टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी। आंसर ए। इस तरीके से इसका बड़ा आराम से आप आंसर कर सकते हैं। मैं हटता हूं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉज करके करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। आइए चलते हैं। 7 नंबर भी बड़ा आसान है, देखिए आया हुआ है, सारे एग्जामिनेशंस में आए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखिए, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी का क्या मतलब होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी रेजिस्टिविटी घट जाए। मेटल्स में क्या होता है? पॉजिटिव कोफिशिएंट आता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है टेम्परेचर का, कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी का। तो मेटल्स के केस में क्या होता है बेटा कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? जो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है ये निगेटिव होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज नेगेटिव। तो इससे क्या होगा कि इसका रो टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगा, या 1/T लिख देते हैं। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रो घटेगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है इसकी। उल्टा मेटल में होता है टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, सेमीकंडक्टर में होगा टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टिविटी घटेगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहा यहां पर? आंसर इज सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर। यही तरह विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब, कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने पर जिसकी रेजिस्टिविटी घट जाती हो। तो इन चारों में मेटल्स की बढ़ जाती है, मेटल के साथ सेमीकंडक्टर है, गलत हो गया। सेमीकंडक्टर की जरूर घट जाती है, मेटल एंड एलॉय ठीक नहीं लिखा हुआ। एलॉय की तो नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उसका यूज किया जाता है। खैर, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 था, पॉज करके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8वें क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। लिखा है द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाई 220 वोल्ट 100 वॉट बल्ब व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। देखिए, ये जो बल्ब का पावर रेटिंग होती है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बना के देती हैं। आपके घर में भी एलईडी जला रहे होंगे आजकल, लेकिन कई लोग तो पीला वाला बल्ब जलाते हैं, जिसको इंडेसेंट बल्ब बोलते हैं। पीला वाला बल्ब समझ रहे हैं ना, 100 वाट का आता था, कितने वाट का भी आता है वैसे। तो पीला वाला जो बल्ब होता है उसके ऊपर लिखा रहता था, ऐसे ही छपा रहता था, सभी पे लिखा रहता है। केवल पीले वाले की बात नहीं, पावर रेटिंग होती है। एलईडी भी का बल्ब लाएंगे या ट्यूबलाइट लाएंगे, कुछ लाएंगे, उस पर भी छपा मिलेगा। तो इसका यह मतलब होता है कि जिस कंपनी ने बनाया है उसने इसकी पावर रेटिंग ये दी है कि भाई 220 वोल्ट पे आप चलाओगे तो 100 वाट बिजली खर्चा करेगा, पावर खर्चा करेगा।
ठीक, ये मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन अगर आप किसी और वोल्ट पे चलाने लगे तो पावर कंजम्पशन बदल जाएगा। भाई उसने तो एक बनाया है ना, कितने पे चलाओ तो इतना खर्चा करेगा, उतने पे चला ही नहीं रहे हो। तो इसको कैसे निकालते हैं? जब भी ऐसा दिखे आप हमेशा रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस आप किसी भी वोल्टेज पे चलाएंगे, इस बल्ब का रेजिस्टेंस नहीं बदलने वाला। मतलब इन ऑल, अगर टेम्परेचर वगैरह फिजिकल कंडीशन सेम है तो रेजिस्टेंस विल बी सेम। तो इट इज बेटर कि हम रेजिस्टेंस फाइंड करें, उसकी मदद से हम यहां पर पावर कंजम्पशन निकाल लेंगे। तो चलिए समझते हैं। इसके लिए हम रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकालते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब यानी आर निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू है V²/P। ये एक फॉर्मूला होता है जो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां पावर रेटिंग वाला 100 का स्क्वायर लिख दो, पावर गलत लिख गए, वोल्टेज 220 है, 220 का स्क्वायर लिख दो, और पावर 100 है यहां पर। तो 220 का स्क्वायर अपॉन 100 यानी 484 का ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये रेजिस्टेंस नहीं बदलने वाला अगर टेम्परेचर ना बदले, फिजिकल कंडीशन ना बदले तो। अब हम ऑपरेट किस पे कर रहे हैं? 110 वोल्ट पे। तो लिख दीजिए पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब, पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। तो यहां पावर कंजम्पशन के लिए फॉर्मूला क्या लगा दोगे? P = V'²/R। तो V'² का मतलब जिस पे ऑपरेट कर रहे हो अब इस समय, तो 110 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस ऊपर से 484 डिवाइड मार दो, 25 वाट आ जाएगा। यही आपका आंसर है कि जो कंपनी ने बना के दिया था बल्ब, उसको आप उतना खाना नहीं दे रहे हैं, वोल्टेज कम दे रहे हैं 110 वोल्ट, तो भाई वो पावर कंजम्पशन भी अपना कम कर देगा। पहले 100 वाट का बल्ब था, कितने का? 100 वाट का, अब वो 25 वाट जैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक और इस पावर रेटिंग से ज्यादा जलाएंगे तो उड़ जाएगा बल्ब, ध्यान रखिएगा, जल जाएगा, फूक जाएगा। खैर एनीवे, वापस लौटते हैं क्वेश्चंस पे। तो आंसर नंबर ए हो गया। आंसर यहां पर कैसे निकाला है आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए ए जवाब आ गया। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के आसपास। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है 2 रजिस्टर्स R1 एंड R2 ऑफ 4 ohm 6 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए बैटरी। तो भैया ये मैंने एक R1 पैरेलल है, ये R2 और एक लगा दी बैटरी। ये कुछ सिचुएशंस हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना बेटा। द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन देम P1/P2। P1/P2 यहां पे बताना है कितना डिसिपेशन ऑफ पावर होगा। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से इसका वोल्टेज भी V होगा और इसका वोल्टेज भी V होगा, तो दोनों में V सेम हो गया। तो हम लोग V के कॉन्टेक्स्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे पावर का। तो आप क्या लिख सकते हो? P1 = V²/R1 और P2 = V²/R2 बराबर पावर 1 पावर 2। और P1/P2 पूछा है, कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड मार दो। अब तो V²/R1 मैं ऐसे कर देता हूं, आसानी से समझ पाए आता है। अब ऑन है तो इनटू कर, पलट के इनटू कर दीजिए, जैसा आप क्लास 6-7 से कर रहे होंगे। R2 ठीक है, ये V² कैंसिल हो गया, ये आ गया R2/R1। R2 कितना है दिया है शायद, R2 6 ohm है और R1 था 4 ohm। तो ये वैल्यू हो गई 6/4 विच इज 3/2। ये आंसर आ गया बेटा, बहुत ही सरल। और 3/2 इज द ऑप्शन इज बी। बहुत आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ी पढ़ाई मेरे साथ करते रहें और दिमाग में शांति बनाए रहें। खैर इसको आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, है ना। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे बहुत आसानी से। अब इसमें बोला है इन ए डीसी सर्किट
द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी रिस्पेक्टिवली आर। ये बहुत ही सरल सवाल है। ये देखिए, ये अगर आप कोई बैटरी लगाते हैं, ऐसे थोड़ा दूर कर दे रहा हूं जिसे दिखा पाऊं, और ये कोई रेजिस्टेंस आप लगाओगे, ये प्लस है, ये माइनस, थोड़ा जानबूझ के दूर किया है, तो करंट जो होती है बेटा इस प्लस से चलती है और यहां तक पहुंचेगी, यानी बैटरी के बाहर प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, लेकिन बैटरी के अंदर इस तरह से करंट जाती है, यानी माइनस से प्लस। बस यही बात ढूंढनी है कि आउटसाइड द बैटरी प्लस से माइनस, इनसाइड द बैटरी माइनस टू प्लस। ये कहानी है यहां पे छोटी सी, जो आप 100% समझ गए होंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन बैठ जाता है इसके हिसाब से बेटा? ये आंसर सी, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल। देखिए लिखा है, पहले लिखा है यहां पर इनसाइड, तो इनसाइड में मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव, और बाहर लिखा है आउटसाइड, तो पॉजिटिव से निगेटिव, तो आंसर यहां सी हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में कभी कभी क्या कहते हैं, पॉजिटिव निगेटिव उल्टा सीधा फिट कर देते हैं, समझने में दिक्कत हो जाती है। तो इससे आप समझिए, पहले इनसाइड लिखा है तो इनसाइड का मतलब हो गया निगेटिव टू पॉजिटिव अंदर, और आउटसाइड का मतलब पॉजिटिव टू निगेटिव आउटसाइड। इस तरह से बहुत ही सिंपल सवाल था, लेकिन आप विश्वास कीजिए इतने सिंपल सवाल में भी कई बच्चे गलती कर देते हैं। सवाल शांति से नहीं पढ़ते, सवाल पढ़ लेते हैं तो शांति से ऑप्शंस पे निगाह नहीं डालते, हड़बड़ी चढ़ी रहती है, और उसके तहत एकदम आता हुआ सवाल आप गड़बड़ कर सकते हैं, जो कि नहीं करेंगे आप, क्योंकि प्रैक्टिस आप बना के रखेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 10 था, आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो ये भी काफी आसान है। तो ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, सेल का मान लो ईएमएफ है कुछ आर है, कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, इस तरह से कनेक्टेड है। मैक्सिमम करंट कब जाएगी? तो मैक्सिमम करंट भैया तब जाएगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कम से कम हो। आप जानते हैं ना, ये क्या हो गया यहां पर, V इज इक्वल टू, या E लिख दो इस समय, टोटल ईएमएफ E है, E इज इक्वल टू I इंटू R। अब ये मैक्सिमम करंट जाने के लिए आपका E तो बदलने का नहीं, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस में, इंटरनल रेजिस्टेंस में बदलाव कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल अगर 0 हो जाए तो मैक्सिमम करंट मिलेगी। तो एट R इज इक्वल टू 0 वी विल गेट I मैक्स। तो जब भी ये जो क्वेश्चन है आप समझ पाए होंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर आप 0 कर देंगे तो मैक्सिमम करंट मिलेगी। तो आंसर क्या हो गया यहां पर? आंसर नंबर डी। आंसर यहां हो गया डी। इस बात को पकड़ के रखें, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब अगला सवाल जो मैं करने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर 12 होगा, इंटरेस्टिंग है और कई बच्चे गड़बड़ करेंगे इसमें तो मैं हटता हूं, उसको नोट करो पहले। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था जो आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और इसको मैं समझाता हूं, या आप पॉज करके खुद कोशिश कीजिए करने की। देखिए सही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, वरना मैं तो करके आपको दिखाऊंगा ही। यहां पर काफी बड़ा छाप दिया है तो जगह थोड़ी कम मिलेगी, फिर भी कोई बात नहीं। टू सोर्सेज ऑफ इक्वल ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये देखिए दो इनका ईएमएफ है, एक का ले लेते मान लीजिए E और दूसरे का भी ले लेंगे E। ये सीरीज में कनेक्शन दे दिया है ऐसा। आगे देखते हैं, दिस कॉम्बिनेशन इज इन टर्न कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ये एक कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बेटा, इस R से आपने इसको कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू सोर्सेज, अच्छा ये भी भाई साहब है R1 R2। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब पहला बैटरी मान लो R1 और इसका कह देते हैं R2, और यहां पर ये भी दिया है कि R2 की वैल्यू R1 से ज्यादा है। आगे भी कुछ है क्या? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R2 इज 0, कह रहा है इस पे जो आपका वोल्टेज है वो कितना है? 0, पोटेंशियल ड्रॉप। इंटरेस्टिंग सवाल हो गया, ध्यान से पढ़िए। इफ द पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R2
इज जीरो, तो इसका पोटेंशियल कितना है बेटा, शून्य। देन आर इक्वल्स टू, अब बताओ आर किसके बराबर है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से हाई क्वालिटी क्वेश्चंस है, हॉट्स है, यहां भी मिलेगा और आगे के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी मिलेगा। तो मैं इसको प्यार से समझाता हूं, आप 1 मिनट के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करके खुद करने की चेष्टा करें। खुद कर लेंगे मजा आ जाएगा, नहीं हो रहा तो हम तो सिखा ही रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, आपने कोशिश की होगी ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। चलिए देखिए यहां पर इस समय जो सिचुएशन है, इस सर्किट का टोटल ईएमएफ क्या है, टोटल ईएमएफ, वो दोनों सीरीज में है, तो E1 प्लस E2 यानी E और E को जोड़ दिया जाए, 2E हो गया। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, बाहर वाले का R था, अंदर R1 है और R2 है, सब सीरीज में है, तो भाई साहब टोटल इंटरनल टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या रहा, कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। बहुत अच्छी बात। अब यहां पर इस पे आ जाओ, इस खेल पर। यहां पर इसके लिए वोल्टेज जीरो है, तो वोल्टेज का जो फॉर्मूला, पहले अच्छा इसकी करंट निकाल लेते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा। जो वोल्टेज की मैं बात कर रहा था, वो इसके लिए अगर वोल्टेज लगाओगे तो आप क्या लिखते हो, V इज इक्वल टू E माइनस IR2। ये फॉर्मूला लगाओगे ना इसके लिए, ईएमएफ और वोल्टेज में ये फॉर्मूला लगता है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए, देखिए V यहां पे दिया है क्वेश्चन में, ये जीरो है, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो ये E माइनस IR2 वैल्यू हो गई, यानी E इज इक्वल टू IR2। R2 छोटा वाला लिखना चाहिए, मैं बड़ा लिख गया हूं, ये छोटा R2 लिखें, इंटरनल रेजिस्टेंस की बातचीत चल रही है। और अब पूछा क्या था, देन R इज, ये कैपिटल R किसके बराबर है, तो ये कैपिटल R, अब यहां पे तो देखिए R आया ही नहीं है, R कहां से आएगा, जब I की वैल्यू पुट करेंगे तब हमारा काम बन जाएगा। आइए दिखाता हूं आपको, तो यहां पे करंट की जो वैल्यू आएगी वो टोटल ईएमएफ अपॉन, मैं लिख देता हूं टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल R, यानी टोटल ईएमएफ हो गया 2E और टोटल रेजिस्टेंस हो गया R प्लस R1 प्लस R2। ये वैल्यू, इस I की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहां पर बेटा, देख पा रहे हैं इस करंट की। अब ये सवाल हो जाएगा, तो ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसे मैंने लिखा यहां पर E इज इक्वल टू, I आया है 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 इंटू R2, ये मामला है। अब इस E को निपट गया और यहां पर कैपिटल R निकालना है, R1 R2 के सेंस में आ जाएगा, मतलब इसको अगर आप ले लो तो R प्लस R1 R2 इज इक्वल टू 2R2, तो R कितना हो गया, ये R2 घटेगा तो ये R2 माइनस R1, ये आंसर आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे ने पहले प्रैक्टिस नहीं की है, सीधे पहली बार देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सबके लिए नहीं, 99% बच्चों के लिए। कोई एक बच्चा, 2 बच्चे 100 में हो सकते हैं जो बहुत स्टूडियस हों, धमाकेदार हों, कुछ भी निकाल दे, उनकी बात छोड़ देते हैं। लेकिन 99% जनता जो है, या 98% जनता जो है, उसको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है, सभी को पड़ती है इन जनरल। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर लगाएं, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ती है। और ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, अगर किसी ने नहीं लगाया है तो एक चैलेंज जरूर है। मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए और शांति से समझिए इस क्वेश्चन को। आंसर क्या रहा बेटा, R2 माइनस R1 के हिसाब से आंसर इज B। और ये कई किताबों में आप देखेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन कभी कभी नहीं लिखते हैं, वो सीधे आंसर B लिख देंगे, तो वो करेक्ट मामला नहीं होगा, समझेंगे कैसे आप। चलिए खैर, आप समझ गए होंगे, पूरी बात मैंने यहां पर समझाई। और ऐसे ही एक सवाल आएगा आगे जो बहुत बढ़िया सवाल है और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, तो आप पूरा समझिए, नोट्स बनाते रहिएगा, मजा आने वाला है। तो इसको आप नोट कर पाए होंगे और थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा जिससे पूरी बात आप तक पहुंचे।
ये यहाँ तक ले आता हूँ तो पूरा आप नोट कर पाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन नंबर 12 था यहाँ तक आप नोट कर पाए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। ये रहा, हम लोग पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये बहुत सरल सवाल है, 100% आप सही करने वाले हैं। तो यहाँ पर पकड़ते हैं 13 नंबर सवाल। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल समेशन आई इज इक्वल टू 0, समेशन सिग्मा जो भी बोलते हैं आप, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0 एंड समेशन आई आर, समेशन आई आर का मतलब होता है समेशन डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज, इज इक्वल टू समेशन ई लिखा हुआ है। ठीक, वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स आर रेस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन, ये किरचॉफ का पहला रूल है, ये सेकेंड रूल है। तो ये पहला रूल किस पे डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो ये फर्स्ट रूल डिपेंड करेगा, यहां पढ़ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम गलत हो गया, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये सही हो रहा है, कंजर्वेशन मोमेंट गलत हो गया, मोमेंटम नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आंसर डी इज करेक्ट। जो फर्स्ट रूल है किरचॉफ लॉ का, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ये बेस्ड है बेटा, आपको मालूम होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। और सेकेंड रूल ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। इसको ध्यान रखिएगा, ये आसान भी क्वेश्चंस है और काफी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप जानते हैं, इसको तैयारी रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 था जो आप कर पाए आसानी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और ये रहा 14। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, सिमिलर, ये सारे बोर्ड्स में आए हैं आपके। किरचॉफ फर्स्ट रूल एट ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ, आप समझ गए, चार्ज। अभी हम लोगों ने इसकी डिस्कशन किया था, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता है। किरचॉफ का पहला लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर है, दूसरा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला सवाल करेंगे और उस सवाल को ध्यानपूर्वक करेंगे। बड़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगला वाला, कई बच्चे सही, कई बच्चे रट भी लेते हैं इसको। तो खैर एनीवे, जैसे भी करें समझना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई जगह कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है और बोर्ड्स में भी आता है सरल। ए बैटरी इज कनेक्टेड टू द कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो कंडक्टर है ना, समझो ऐसा है, और आपने बैटरी बाबा ऐसे लगा दी है। ये कंडक्टर देख रहे हो, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, जैसा सवाल बोल रहा है। अब आगे पढ़ लेते हैं, क्योंकि A1 यहाँ पे कुछ और एरिया है, A2 कुछ और है, अब बीच में बदलाव है। द क्वांटिटीज और क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें से कौन कौन सी क्वांटिटी, 4 ऑप्शन है, जो कांस्टेंट रहेंगी ये बताना है आपको, जो नहीं रहेंगी वो बात की बात है। चलिए समझते हैं, पढ़ते हैं। लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आपने ओम्स लॉ पढ़ा है ना, मैं समझाता जाता हूं। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी जबरदस्त है तो संभालिएगा, है ना। तो ई की आपने देखा था कि जे की वैल्यू क्या होती थी, सिग्मा इंटू ई। तो ई लिखोगे तो क्या लिखोगे, जे अपॉन सिग्मा, और जे क्या होता है, करंट डेंसिटी, तो आई अपॉन ए इंटू सिग्मा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और बाकी अगर चीजें सेम कर दिया जाए तो ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए आ गया। तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगी नहीं। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगी। ये पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, तो ये पहला वाला गलत है इस लॉजिक के हिसाब से, ए वाला लिख दिया मैंने, ए लॉजिक। अगला देखते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पहले ही चर्चा कर चुके, नहीं होने वाला। ड्रिफ्ट स्पीड की बात देख लेते हैं, बी ऑप्शन यहां पकड़ते हैं। आपने सीखा था आई इज इक्वल टू NEAVD, तो ड्रिफ्ट स्पीड को लिखोगे तो आई अपॉन NEA। अगर बाकी क्वांटिटी सेम कर दें तो VD भी डिपेंड कर रहा है 1 अपॉन A पर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बदल जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करेंगे, VD बढ़ जाएगा, एंड वैसे ही वाइस वर्सा। तो ये बी ऑप्शन भी गलत हो गया।
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही गलत था, है ना, क्योंकि यहां पे साबित कर चुके हैं हम लोग। रही बात करंट की, तो करंट ठीक है, करंट को क्रॉस सेक्शन एरिया से मतलब नहीं होता। करंट का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम सेम बना रहता है। कहीं पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी उसकी, कहीं पे ज्यादा कर दोगे स्पीड कम, नंबर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द पर एरिया पर यूनिट टाइम विल बी सेम। तो ये करंट विल बी सेम, तो यहां पर ऑप्शन रहेगा आंसर इज डी। और बाकी मैंने आपको यहां पर समझा मारा है। तो अच्छा, कई बार ऑप्शन में ना ये दिया था, यहां पे एक ऑप्शन और दे देते हैं जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, जो मैंने यहां समझाया है। यहां एक ऑप्शन और मिल जाएगा आपको ऐसे, ये तो आंसर डी सही है, उसे लिखते हैं करंट डेंसिटी, ऐसे ये भी लिख के देते हैं। तो करंट डेंसिटी भी नहीं होगा, ये ऑप्शन की बात करेंगे, क्योंकि आई जे की जो वैल्यू होती है वो आई अपॉन ए होती है। तो आई अपॉन ए में देखा कि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये 5 ऑप्शन आ सकते हैं, जिसमें सही ऑप्शन कौन सा है, इलेक्ट्रिक करंट वाला, और बाकी सही क्यों नहीं है ये मैंने आपको समझा दिया है। तो कभी 4 ऑप्शन कुछ में कभी ये कभी मिक्स करके देते रहते हैं। सही आंसर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, बाकी सही क्यों नहीं है इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था, आपको समझा पाया हूं मैं, ऐसा लगता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। लिखा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर इज इंक्रीज टू 2V। अच्छा, ये एक कंडक्टर है, पहले क्रॉस लगाया था V और अब लगा दिया है 2V। With its temperature kept constant, the drift velocity of the free electrons in a conductor will, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का खेल क्या होगा। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसी कलर से लिख देता हूं। देखिए VD का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रॉन के सेंस में माइनस E इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ अपॉन M। यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात है तो इलेक्ट्रॉन, वरना कोई और चार्ज होगा तो वो चार्ज लिख देते हैं, QE करके लिख देंगे अपॉन M वगैरह। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में सेट करेंगे। तो हम जानते हैं जो रिश्ता होता है E इज इक्वल टू V अपॉन L होता है। L इसका हो गया कंडक्टर का लेंथ और इसमें पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस E की जगह V अपॉन L, तो V अपॉन L, ये फॉर्मूला बन गया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई, पोटेंशियल, ये PD है, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपने डबल कर दिया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी। तो इफ वी डबल द पोटेंशियल डिफरेंस PD, देन drift velocity VD will also be doubled। ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर के हिसाब से क्या बना, आंसर C, आंसर इज C। इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा जो 100% आप समझ पाए होंगे और नोट्स बनाते चले, मजा आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि काफी ज्यादा आसान है। मेरे ख्याल से आप जरूर थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो कर पाएंगे। दिखाता हूं आपको, ये सारे आपके बोर्ड्स में आए हुए सवाल हैं। तो यहां पर आप देखें 2 ग्राफ दिए हैं, पूछा क्या है, द टेम्परेचर T, ये देखिए टेम्परेचर है, ये रेजिस्टिविटी है। डिपेंडेंस ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल A, ये मटेरियल A की बातचीत कर रहे हैं। एंड मटेरियल B इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर 1 और 2, ये मटेरियल B है। आइडेंटिफाई मटेरियल A एंड मटेरियल B, आपको आइडेंटिफाई करना है कि मटेरियल A कौन सा है और मटेरियल B कौन सा है। बहुत ही सरल है, ध्यान से देखें। यहां टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो रेजिस्टिविटी घट रही है। ये किस में गुण होता है, ये होता है सेमीकंडक्टर्स में गुण।
कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी घट जाती है। तो ये कहानी होगी सेमीकंडक्टर की। अल्फा उसका निगेटिव होता है, इसी में चर्चा कर चुके हैं। अल्फा मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी माइनस होता है, टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टिविटी घट से कम हो जाएगी। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। ग्राफ में देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पॉजिटिव है। ये मेटल है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ना, तो दिस इज मेटल। अब ये बात अगर हम सीख गए तो ऑप्शन कौन कौन से हैं पढ़ लेते हैं, जो सही फिट होगा आंसर कर देंगे। मटेरियल ए इज कॉपर, कॉपर नहीं सेमीकंडक्टर, कॉपर तो मेटल होता है। मटेरियल ए इज जर्मेनियम सेमीकंडक्टर एंड मटेरियल बी इज कॉपर, आंसर करेक्ट है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सी क्या है, मटेरियल ए इज नाइक्रोम एंड मटेरियल बी इज जर्मेनियम, गलत। ये तो मेटल है, ये तो सेमीकंडक्टर लिखा है। ए इज कॉपर, मटेरियल बी इज नाइक्रोम, गलत, क्योंकि ये मेटल है हमारा। तो आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल करेंगे जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 18। तो उम्मीद है बेटा आप इसको नोट कर पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या पूछा है इसके अंदर, कहा है एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल जब भी बोलेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम हो जाती है। कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं आगे। इफ द लेंथ एंड रेडियाई ऑफ द वायर्स आर इन द रेशियो 3:1, ये एक मान लीजिए रेजिस्टेंस है, L1 इसका लेंथ है और क्या रेडियाई इसकी मान लेते हैं R1 है। दूसरा पैरेलल लगा था, सीरीज में है, टू वायर सेम मटेरियल कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल में है। ये दूसरा वायर है, इसका लेंथ L2 है और रेडियस R2 है। ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेडियस है, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। और ये कनेक्टेड है पैरेलल में, बैटरी लगी होगी इसके नीचे इधर कहीं। पैरेलल का मतलब ही यही होता है। देन द रेशियो ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर विल बी, इसमें जाने वाली जो करंट होगी ना, मान लीजिए I1 है और ये I2 है, तो ये हमको रेशियो निकालना है। I1:I2 क्या होगा, ये रेशियो हमको यहां चाहिए। तो देखिए यहां से जो भी करंट जाएगी वो किस फॉर्म में डिवाइड होती है, ये रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनली, उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में डिवाइड होती है। तो हमें पहले R1 R2 निकालना होगा, फिर मैं समझा दूंगा आगे। रेजिस्टेंस इस वायर का और रेजिस्टेंस इस वायर का। तो पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस देखिए, R1 = रो L1 अपॉन A1 होता है। तो A1 की जगह मैं पाई R1² लिख रहा हूं। इतना आप बहुत ही शांति से समझ गए होंगे। R2 लिख दो इसी तरीके से, L2 अपॉन पाई R2², बढ़िया। अब इनको हम कर देते हैं डिवाइड यहां पर, R1 अपॉन R2। तो देखिए R1 को लिख दीजिए रो L1 पाई R1² और पलट के R2 इंटू कर रहे हैं, तो पाई R2² अपॉन रो L2। काफी कुछ कटेगा, जैसे रो कट जाएगा, पाई कट जाएगा और यह आ जाएगा L1 अपॉन L2 इंटू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। अब ये फिगर हमें दे रखी थी, देखिए ये लेंथ दे रखा है यहाँ, L1 अपॉन L2 दे रखा है, 3/2 क्वेश्चन में दिया है, और उसकी रेडियाई दिए हुए हैं R1 अपॉन R2 की वैल्यू 2/3। यहां पे मैं R2 अपॉन R1 चाहिए, तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/2। वैल्यू पुट कर दीजिए आप शांति से। तो L1 अपॉन L2 कितना है, 3/2 इंटू R2 अपॉन R1 अगेन 3/2 का स्क्वायर। तो बेसिकली क्या हो गया, 3/2 का क्यूब मल्टीप्लाई सेम क्वांटिटी, 3 3 9 3 27 27, 2 का क्यूब 8। तो ये रेशियो मैं इसको थोड़ा ऊपर करना चाहूंगा, कलर भी बदलूंगा। तो यहां पर देखिए R1 अपॉन R2 की जो वैल्यू है वो 27/8 आपने निकाल ली। आपको निकालना तो करंट है ना अभी, बस आप देखिए कितने आराम से निकाल लेते हैं। अब करंट की वैल्यू क्या होती है, V = IR, तो I = V अपॉन R। तो मैं लिखता हूं I1
अपॉन I2। तो I1 के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो V तो बदलेगा नहीं, तो दोनों में V सेम रहेगा, R1 R2 बदल जाएगा, V कट गया। ये वैल्यू क्या हो गई, R2 अपॉन R1। और R2 अपॉन R1 क्या है बेटा, इसी का उल्टा, ये देखिए R1 अपॉन R2 था, R2 अपॉन R1 8/27, तो 8/27, ये आपका आंसर आया है। अब ऑप्शन देखेंगे और देखेंगे किससे मिल रहा है, मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये भी क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड के लिए शानदार क्वेश्चंस है, बिल्कुल मतलब आना ही चाहिए, और जो लड़के पढ़ रहे हैं काम भर का वो ज़रूर सही कर पाएंगे, और जो ऐसे ही हवाबाजी में है लीजेंड्स और वॉचिंग, तो वो थोड़ी समस्या खड़ी हो जाती है वहाँ। तो आप इसको शांति से पकड़ लीजिए और पढ़ के लीजेंड बनिए, है ना। जब लिखिए लीजेंड्स आर वॉचिंग तो वाकई लीजेंड्स आर वॉचिंग हो जाए। आप इसको नोट कर लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था जो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग मुखातिब होंगे। तो ये आप नोट कर पाए हैं। चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें कुछ कहा गया है, पढ़ते हैं। वी यूज एलॉयज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बिकॉज दे हैव। ये भाई साहब क्या होता है, एलॉयस को यूज ही इसलिए करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ता नहीं और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जैसे नाइक्रोम वायर वगैरह यूज करते हैं हीटर्स में, तो क्या होता है, टेम्परेचर कितना भी बढ़े खुद का उसका जो है एक्सपेंशन नहीं होगा। तो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, आप समझ रहे हैं, ये आंसर है इसका ए, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा नहीं बढ़ती, रेजिस्टिविटी ज्यादा नहीं बढ़ती, लगभग सेम रहती है, और इसका हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बना रहता है। तो आंसर इज ए इज करेक्ट। अगर यहां मेल्टिंग पॉइंट भी दिया होता तो उसको भी कंसिडरेशन में लेते कि हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है इसका एलॉयस का। खैर बाकी देखिए, हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी नहीं होगी। हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी ये नहीं है, एंड लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना। हमें तो समझ रहे हो, हमें तो रो ज्यादा चाहिए भाई, रो ज्यादा होगा तभी तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और हीट ज्यादा निकलेगी। एलॉय तो इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर रो बदले ना, रो ज्यादा तो हो लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर रो पर फर्क कम पड़े। ये बात पूरी तरीके से यहां से मैच कर रही है। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रो पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वैसे रो हम ज्यादा लेके ही चले हैं जिससे कि हमें ज्यादा हीट पैदा कर पाएं। रो ज्यादा होने का मतलब है रेजिस्टेंस ज्यादा होना। तो मेरे ख्याल से मैंने इसको शांति से एक्सप्लेन कर दिया है, इसको नोट कर लीजिए। और अगला सवाल करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 20 होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 20 भी ध्यान से करेंगे, कई बुक्स के अंदर इसका गलत आंसर मेंशन है, तो आपको मैं समझाऊंगा कि सही क्या है और क्यों सही है, समझिएगा ध्यान से, वरना आप गलत पढ़ लेंगे तो गलत आंसर कराएंगे। ए कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर। एक यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर है, इसके कांस्टेंट वोल्टेज हमने लगा रखा है। एक बैटरी लगा दीजिए, तो बैटरी तो जितना वोल्टेज के लिए लगाते हैं उतना दे के ही रहती है। कांस्टेंट V हो गया इसके एंड में। अब क्या किया है, हीट H इज डेवलप्ड, इस समय कितनी हीट निकल रही है, H। इफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, एक दूसरा वायर लिया जिसका मटेरियल तो सेम है साहब, लेकिन डबल द रेडियस, अगर इसका रेडियस R है तो इनका रेडियस 2R है। अच्छा, एंड ट्वाइस द लेंथ, इसकी लेंथ अगर L है तो इनकी लेंथ 2L है। ऐसे थोड़ा लेंथ लगा देते हैं, लेंथ एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वायर इज यूज्ड, देन द हीट डेवलप्ड। और यहां पर हमने तो वोल्टेज वही V लगा रखा है, तो वोल्टेज इज कांस्टेंट और हमसे पूछ रहा है हीट डेवलप्ड,
इसमें H हो रही थी, इधर लिख देते हैं H, नहीं तो इसकी लगेगी, इधर हीट डेवलपमेंट H था, यहां का हीट डेवलपमेंट H डैश ले लेते हैं और देखते हैं क्या रेशियो है या H डैश कितना आता है। ठीक, अब यहां पर ध्यान लीजिएगा कि जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है वो होता है I स्क्वायर RT, लेकिन यहां पर हम I स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों में सेम चीज क्या है, पोटेंशियल। तो हमें अगर किसी चीज को कंपेयर करना है तो बाकी टाइम तो सेम रख सकते हैं, टाइम के बारे में कुछ कहा नहीं, टाइम सेम, लेकिन दोनों में सेम पोटेंशियल और वायर बदल देने से करंट बदल जाएगी। तो करंट को हम हटा देना चाहते हैं, कैसे हटाओगे, देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो I की वैल्यू पकड़ लो V अपॉन R और पुट कर दो इसमें, तो H की वैल्यू कितनी हो गई, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो H की वैल्यू क्या हो गई बेटा, V स्क्वायर और यहां ये R बचा रह गया एक इंटू T, मेरे ख्याल से सही है, हाँ जी। अब इसका इस्तेमाल करेंगे, दोनों के लिए T सेम, दोनों के लिए V सेम, तो H इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। बात पकड़ पाए, ऐसे पकड़ेंगे। अब हम जानते हैं कि जो रो होता है, R मतलब वो होता है रो L अपॉन A, यही तो होता है। तो यहां की प्रोपोर्शनलिटी में अगर मैं यहां लिखूं H1 की जगह उसे H कह रहे हैं, H अपॉन H डैश, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसके लिए 1 अपॉन R वाला रेजिस्टेंस, और ये 1 अपॉन R करोगे R डैश यानी इसका रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल द लेंथ एंड डबल द रेडियस है शायद, तो एरिया के सेंस में बात की जाए तो 2R स्क्वायर कर दोगे, रो 2L अपॉन 4R स्क्वायर यानी 1 अपॉन 2 रो L अपॉन R स्क्वायर, और यहां रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई R स्क्वायर, ये पाई यहां भी लिख दीजिए, ये देख पाए ना आप। तो ये देखिए कहानी क्या, ये नया वाला रेजिस्टेंस थोड़ा समझ लीजिएगा। अब यहां पर अब ये हमें यहां क्या चाहिए, R डैश अपॉन R, H अपॉन H डैश का मतलब, तो यहां पर आप R डैश लिख लीजिए, 1 अपॉन 2 रो L अपॉन पाई R स्क्वायर इंटू R है, R को लिखेंगे उल्टा करके, तो पाई R स्क्वायर अपॉन रो L। वैसे तो मुझे दिख रहा था कि ये रेशियो ले लो, आधा आज निकल आएगा, लेकिन मैंने पूरा वर्किंग करके दिखा दी आपको। अब ये रो एल कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2 है, तो H अपॉन H डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो H डैश की वैल्यू क्या है, 2H के बराबर। ये आंसर आएगा, कई किताब में लिख देते हैं H अपॉन 2, जो कि गलत है, 2H आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि जब किसी चीज को कंपेयर करने जाएं तो उसमें 3 चीजें सम्मिलित हैं, I स्क्वायर RT, तो कोई 2 चीज अगर कॉमन कांस्टेंट कर लें दोनों के लिए तो कंपैरिजन सही होगा, वरना गड़बड़ होगा। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने पूरा इसका कहानी रामायण आपके सामने खोल दी है और प्रभु के दर्शन मिल गए होंगे आपको। तो आप इसको नोट कर लें, फिर और इसका आगे के सवाल करेंगे, आपको समझ में आया होगा। एक्सप्लेनेशन आसान करने की कोशिश है, इसको नोट करिए, और सारा ये बोर्ड एग्जामिनेशन में टपके हुए सवाल हैं, नोट कर पाए होंगे आप। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, यहां पर ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां, यहां पहुंच गए। 3 resistors having value R1, R2, R3 are connected in series। अरे रुक जाओ भाई, connected in series to a battery। तो ये भाई R1, R2 और R3 ये सीरीज में है, और बैटरी ये R1, ये R2 और ये R3 है। बैटरी भी एक लगा लो।
अब आगे क्या कह रहा है, R1 कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, इसमें जो करंट जा रही है वो 2 एम्पियर की करंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा। R2 हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है। और आगे बोल रहा है एंड R3 डिसिपेट 6 वॉट पावर, और यहां पावर जो P3 है वो कितनी है, 6 वॉट की। देन द वोल्टेज अक्रॉस R3, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, तो आप आराम से जो P3 की वैल्यू लिखें उसको क्या लिख सकते हैं, V3 इंटू I3, P इजिकल टू VI फॉर्मूला होता है पावर का। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या देखें, तीनों सीरीज में तो 2 एम्पियर करंट अगर R1 में जा रही है तो भाई R2 में भी 2 एम्पियर जा रही है, R3 में भी 2 एम्पियर जा रही है, सीरीज में तो सेम करंट होती है। बस सवाल खत्म हो गया। P3 की वैल्यू देखिए 6 वॉट, V3 निकालना है और I3 हमारा कितना है, 2 एम्पियर। तो V3 की वैल्यू हो गई 6/2 विच इज इक्वल टू 3 वोल्ट। ये आपका आंसर है और ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आसान सवाल था, थोड़ा सा ध्यान रखे होंगे तो बहुत ही अच्छे से कर लेंगे, सरल सवाल था। अब इसको नोट कीजिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और उसमें थोड़ी सावधानी करके करेंगे सवाल। चलिए करते हैं, और वो भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन अटक जाएगा या आप मुश्किल फील करेंगे, है आसान। 22 नंबर, ए स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोइंग द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, ये देखिए ये V दे रखा है, ऑफ ए सेल एज ए फंक्शन ऑफ करंट, यहां पर करंट दे रखी है। तो ये V और I में ग्राफ है, सिंपल सी बात ये है। ड्रॉन फ्रॉम इट इज शोन इन द फिगर, बढ़िया। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल वुड बी, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की वैल्यू पता करनी है। इसलिए इंटरेस्टिंग है कि अब खुद सोचना है कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। अब देखिए जिस भी सेल की आप चर्चा करते हैं उसमें हमेशा आप समझते हैं E की वैल्यू होती है V प्लस IR इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, जिसके लिए बना रहे हैं। इस फॉर्मूले से शुरू करेंगे आप। EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट की वैल्यू, स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब कुछ वैल्यूज देखते हैं यहां पर, जैसे कि अगर हम I0 ले लें, यहां ये 0 ले लें तो हमारा पोटेंशियल कितना है यहां पर 5.6, और जब करंट 0 होती है उस समय जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF के बराबर होता है। तो आपको EMF पता चल गया, देखिए ये थोड़ा सा समझदारी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां पर एट I इज इक्वल टू 0 जब करंट फ्लो नहीं हो रही है तो ग्राफ में हम देख पाए कि 5.6 वोल्ट का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस समय जब करंट नहीं फ्लो करती तो E और V बराबर हो जाता है, जो कि 5.6 वोल्ट के बराबर है। बहुत सुंदर। अब आगे देखिए, यहां पर आइए तो यहां V0 है लेकिन I है। V0 यहां पर क्या है, V इज इक्वल टू 0 और I बराबर 2 एम्पियर। इसका भी इस्तेमाल कर ले, काम बन जाएगा। तो एट V इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये डाटा भी हमें यहां से मिल गया। अब हम इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो ये देखिए यहां इसको पकड़ लेते हैं और E वगैरह की वैल्यू यहां डाल देते हैं। E कितना है 5.6 और उस समय करंट 0 थी, तो ये रहा 5.6। खैर EV बराबर हो गया, इसी नीचे वाले को ले लो। तो E हो गया 5.6, V हो गया आपका 0, 2 इंटू R, तो 5.6 इज इक्वल टू 2R। तो R की वैल्यू कितनी हो गई 2.8 ओम। इस तरह से ये सवाल बनाएंगे तो आज भी गलत नहीं होगा और 100 साल बाद भी गलत नहीं होगा। इस वाले से हमने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला था कि हमको EMF मिल गया था। अब ये जो वैल्यू थी ये हमने सेटिस्फाई करा दी इस इक्वेशन में। V इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 2, तो V 0 पुट किया है, E तो 5.6 था और 2 एम्पियर की करंट 2R रख दी और ये निकल आई। इसकी वैल्यू उसमें सेटिस्फाई करा दी, आंसर हमारे सामने है। और पहले वाला जो इक्वेशन था वो ये बताने के काम आया कि EMF कितना है। तो दिस, और इसको ऐसे ही करिएगा, कई बच्चे V इज इक्वल टू IR करके कर देंगे, हो सकता है आंसर बढ़ जाए।
देखिए कई बच्चे ऐसे कर सकते हैं जो कमाल कर सकते हैं, वो कहें कि सर V इज इक्वल टू आई आर लगा दो इसमें, तो V इज इक्वल टू आई आर मतलब रेजिस्टेंस बराबर V अपॉन आई। अब देखिए V हो गया 5.6 ले लिया उसने, और क्या था I ले लिया 2 और कह दिया 2.8 ओम। तो भाई साहब आंसर तो मैच कर गया, लेकिन क्या बोलेंगे, एटम बम गिर गया यहाँ, मतलब कॉन्सेप्ट का कबाड़ा, क्या से क्या हुआ, बस कुछ हुआ, लॉटरी निकल आई मतलब। तो ये चीज ना कर देना कहीं, ये नहीं सही तरीका है। ये सही तरीका कॉन्सेप्ट लेवल पे कैसे भी क्वेश्चन में ट्विस्ट हो सही कर पाएंगे। नहीं आपने दिमाग लड़ाया किसी ने, अरे सर ऐसे ही आ जाता है, अब वो इसमें तो बैठ गया, लॉटरी निकल आई। लॉटरी हर बार थोड़ी निकलती है, वो तो प्रभु इच्छा। तो आप बात को समझ पाए होंगे ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था जो मैं प्यार से और मजेदार अंदाज में बता रहा हूं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर, इसको नोट कर डालिए आप, तो आइए नोट कर पाए होंगे। अब इसके बाद कुछ सवाल ले लेते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, और वहां भी आपको बड़ा अच्छा दर्शन होएगा। तो पहला सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का देखिए, इंटरेस्टिंग सवाल है। लिखा है कंसीडर ए करंट कैरिंग वायर करंट आई इन द शेप ऑफ ए सर्किल। ये जो करंट फ्लो हो रही है वो एक सर्किल के शेप में करंट में जा रही है। ऐसे लिख दीजिए करंट ऐसे जा रही है, बढ़िया। नोट दैट एज द करंट प्रोग्रेसेस अलोंग द वायर द डायरेक्शन ऑफ जे, देखिए डायरेक्शन ऑफ जे लिखा है, जे करंट डेंसिटी की वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए डायरेक्शन की बात की जा रही है। द डायरेक्शन ऑफ जे चेंजेस इन एन एग्जैक्ट मैनर while the current I remains unaffected। देखिए I क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये तो आप जानते ही है ना, यहीं लिख देता हूं, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो भैया इसके डायरेक्शन की तो कोई बातें नहीं होनी है, ये तो अनअफेक्टेड है। लेकिन जहां पर बात कर रहे हैं करंट डेंसिटी की, तो ये करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी जानकारी और दे देते हैं, 2-3 जानकारी आपको चलिए अभी एक ही देते हैं, एकदम से धकेल ना जाए। तो द एजेंट दैट इज एसेंशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ये कह रहा है ये जो बदलाव हो रहा है एग्जैक्ट मैनर पे जे के अंदर करंट डेंसिटी में, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है। आई तो जिम्मेदार है, अनअफेक्टेड है तो मस्ती में है, कौन जिम्मेदार है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ याद कीजिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ में आप जे इज इक्वल टू सिग्मा ई बोला करते थे, मतलब ये आपको मालूम ही होगा। तो जे बदलने का कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड में छुपा हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बदल क्यों रहा है, क्योंकि जे का जो डायरेक्शन होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड का कह लीजिए, जो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट है वो यहां पर बदल रहा है। यहां पर भाई मान लो पॉजिटिव चार्ज पहले यहां था, अब पॉजिटिव चार्ज यहां है, तो डायरेक्शन बदल गया ना चलने का, देखो। तो अगर ये डायरेक्शन बदल रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, डायरेक्शन बदल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी वजह से जे बदल रहा है करंट डेंसिटी, क्योंकि करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक्ड है। करंट डेंसिटी का भी जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, इसलिए यहां पर जिम्मेदार आदमी कौन निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर इसमें आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो सोर्स ईएमएफ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, दिस आंसर इज करेक्ट। तो आंसर इज बी। मैंने इसलिए लिया कि कहीं आपके एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप इसको अच्छे से कर पाएं। मैंने समझा दिया है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आप देखेंगे कि उसके बारे में डिटेल सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा वेबसाइट पर, मतलब जो ऑनलाइन टेस्टिंग करेंगे, लेकिन मैं आपको गहराई से समझाऊंगा। आप सीखने वाले बच्चों के लिए बहुत मजा है, वरना अभी बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है 23 नंबर। आइए करते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या बोला गया है, 2 बैटरीज ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, E1 और E2 सेम पोलैरिटी पर है, जहां पर E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा है, क्वेश्चन में गिवन है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 या R1 R2 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन द पैरेलल एज शोन इन द फिगर। फिर अब ये बताना है जो आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो E1 E2 के बीच में है, या इक्विवेलेंट ईएमएफ स्मॉलर है E1 से, या इक्विवेलेंट
हमारा E1 प्लस E2 से हो जाएगा, या इक्विवेलेंट इज इंडिपेंडेंट है इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 से। 4 बातें लिखी हैं। देखिए जो नॉर्मल सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं ऑनलाइन सर्च करने पर, वो क्या मिलेंगे, कुछ हद तक सही है, पूरी तौर पे समझाया नहीं है। जो जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं, तो दो सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2 सेल्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है, आराम से आप जानते हैं, फॉर्मूले लगाते होंगे, न्यूमेरिकल करते होंगे, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ है। यानी इसको मिलाकर अगर एक डिवाइस लगाएंगे तो ई इक्विवेलेंट लगेगी यहां पर, ठीक है। अब इसके बाद सीधे आंसर क्या कहते हैं, दैट इज वाई ई इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन E1, या ऑब्वियस ऐसे लिख देंगे। जब भी ज्यादा ऑब्वियस वाली बात कही जाए समझ लीजिए घोटाला है, मतलब या तो बहुत ही ऑब्वियस हो। अब यहां कह देंगे देयरफॉर E1 is E equivalent is greater than E1, E1 greater less than E2, and ऑप्शन A is correct। बात तो सही है, लेकिन इससे ये कैसे निकला, अगर ये तो याद कर लीजिए आप, सबसे सरल तरीका, कोई लफड़ा नहीं चाहते हैं तो जब भी इस तरह का फॉर्मेट आए, E2 अगर E1 से बड़ा है तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू E1 E2 के बीच में आएगी। याद करके छुट्टी कर दीजिए, कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन कुछ बच्चों को इच्छा होती है जानिए ये आया कैसे, और फिजिक्स में घुसना चाहते हैं, तो ये इच्छा जरूरी भी है। तो अब मैं अगला कदम उठाऊंगा जिसमें मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा इससे ये चीज कैसे आती है। यहां पर जगह कम लग रही है, अगली स्लाइड एंट्री करता हूं और यहां मैं करके आपको दिखाता हूं। देखिए इस कहानी में हमारे पास जो चीजें मौजूद थी, मुझे क्या लिख देना चाहिए, टू बी प्रूव्ड। आपको बिल्कुल 10th क्लास का जैसे क्वेश्चन होता है कि हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि इफ E2 इज ग्रेटर देन E1 एंड E इक्विवेलेंट हमें पता ही है क्या है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, अगर ये है देन E इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन E1 एंड लेस देन E2। ये हमको टू बी प्रूव्ड, ये हमको प्रूफ करना है, ऑब्जेक्टिव है हमारा। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से, जैसे आप डिटेल समझ पाए। अब इसकी वर्किंग 2 खंडों में वर्किंग करेंगे, मेरे ख्याल से इधर से शुरू करें तो अच्छा रहेगा। वर्किंग पकड़ लेते, हेडिंग इतनी छोटी डाल दी हमने, खैर एनीवे पहली चीज दिखा रहे हैं, तो आप पकड़ लीजिए। मान देखिए ये गिवन था, E2 इज ग्रेटर देन E1, ये गिवन है। अब इसमें क्योंकि सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है तो कोई समस्या नहीं इनइक्वालिटी में। आप R1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, ये देखिए R1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, इसमें E1 R2 जोड़ देंगे, E2 R1 प्लस E1 R2, E1 R1 प्लस E1 R2। देखिए आप सोच रहे होंगे सर कैसे सोच पा रहे हैं, ऐसे सोच पा रहे हैं ना कि यहां पर देखिए इस कॉम्बिनेशन को कहीं पे लाना पड़ेगा हमको। तो ये कॉम्बिनेशन में एक बार हम यहां पर R1 से मल्टीप्लाई किए हैं, देखिए अगले चरण में हम R2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार R1 से एक बार R2 से। अब यहां पर हमने देखिए R1 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो E1 R1 आ गया है और E2 R2। तो ये E2 R2 वाला जो फॉर्मेट है, इसको E1 R1 जोड़कर E इक्विवेलेंट लाने की कोशिश करेंगे। यहां तो आएगा नहीं क्योंकि E1 R1 आ चुका है, E1 R1 कहीं है ही नहीं। तो मैंने E2 R1 के साथ में E1 R2 वाला फैक्टर जोड़ दिया, इधर भी जोड़ोगे दोनों तरफ जोड़ जाएगा। ठीक, अब देखिए E2 R1 प्लस E1 R2 ग्रेटर देन E1 ले लो कॉमन, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 नीचे आ गया, E2 R1 प्लस E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ग्रेटर देन E1। अब ये है क्या चीज, देखिए दिस इज E इक्विवेलेंट, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज E इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन E1, पहली कंडीशन आ गई, ये E इक्विवेलेंट E1 से बड़ा है। सेकेंड वर्किंग बहुत आसान। सेकेंड केस में हमारे पास फिर E2 E1 से बड़ा है,
यहां पर मल्टीप्लिकेशन R1 से किया था, अब आप R2 से कर दो। तो ये रहा साहब E2R2 इज ग्रेटर देन E1R2। अब ध्यान से देखिए, ये E2R2 एक जैसा है, ये फैक्टर नहीं आ पाएगा, यहां आ पाएगा। E1R2 देखिए मिल गया, इस फैक्टर को जोड़ दो E2R1 को। तो यहां पर अगले कदम पर E2R2 प्लस E2R1 हमने जोड़ दिया, E1R2 प्लस E2R1। यहां पर E2 ले लो कॉमन, R1 प्लस R2, और ये रहा आपका E1R2 प्लस E2R1। ये E2 क्या रही वैल्यू, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये देखो, ये ध्यान से क्या चीज है, ये तो यही है इक्विवेलेंट। तो यहां पर E2 जो है वो E इक्विवेलेंट से बड़ा हो गया, देख रहे हैं। तो E इक्विवेलेंट E2 से छोटा है या बड़ा है, इन दोनों को अगर आप मिला लोगे तो E इक्विवेलेंट E1 से बड़ा है और E2 से छोटा है। ये देखिए आपकी इनइक्वालिटी प्रूफ हो गई। तो ये उन बच्चों के लिए है जो वाकई में डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहते हैं कि भाई ये हुआ कैसे सर, हमें पकड़ना है। अदरवाइज मैंने बोला कि अगर दिमाग में ज्यादा घिच हो रही है, अगर ये बायो ग्रुप के आप हैं तो आप इतने ये ना पढ़िए, आप वही याद कर लीजिए। आप आगे नीट देंगे या कुछ और करेंगे, जैसे भी आगे बढ़ेंगे, तो आपको दिमाग फंसाने की जरूरत नहीं है। मन करे तो फंसाइए, नहीं तो इग्नोर कर दीजिए। मैथ्स ग्रुप लेके वैसे पढ़ रहे हैं तो जरूर फंसा लीजिए, क्योंकि आपको फंसाना पड़ेगा ही। बाकी नीट वाले अगर आप बच्चे हैं कि बायो ले रखा है मतलब, तो आप इस बात को याद कर लीजिए कि ऐसा फैक्टर आवे जहां E2 इज ग्रेटर देन E1 है, तो उस केस में ये वैल्यू होल्ड ट्रू करती है, वो झंझट लेने की आवश्यकता नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है, ये मैथ्स ग्रुप के हो या आप इंटरेस्टेड हो कि भाई ये कैसे हुआ सर, सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना कानून निकालने पर। तो ये खैर आप समझ पाए होंगे। तो मैं हटता हूं, इसको पॉज करके नोट कर लो। मैंने डिटेल तरीके से बताने की कोशिश की कि आप इसको पकड़ पाए, मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। ये एक इसका वर्किंग वाला प्रूफ या जो भी बोले वो कहानी सेट हो जाती है। ये आपको ये सोल्यूशन इस तरह का आपको पूरे ऑनलाइन आप सर्च करके ढूंढ लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को लेते हुए, जो भी है आपको जल्दी नहीं मिलेगा। मैंने देखने की कोशिश की थी कि लाओ देखें किसने किया है, मैं नहीं ढूंढ पाया, इसलिए मैं आपसे कह पा रहा हूं, आप भी सर्च करिएगा एक बार। खैर एनीवे, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है 25वां नंबर सवाल। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, कई बच्चे हो सकता है ना समझ पाए, लेकिन समझ में आएगा। तो चलिए मैं येलो कलर लेता हूं। बोल रहा है मेटल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर and a rectangular cross section 1 centimeter into आधा सेंटीमीटर is connected to a battery across opposite phases। अब देखिए, पहले हमें ये जो इनके ये जो वायर है या कंडक्टर है, मेटल रॉड है, ये मेटल रॉड कैसी है, ऐसी है। हम डायग्राम बनाए तब मजा आएगा आपको। ये देखिए, ये मेटल रॉड है साहब, दिखा होगा मेटल रॉड। इसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये फेस 10 सेंटीमीटर वाला है, ये एज, और एक एज यहां पर लंबाई में मान लो ये कितनी है, ये 1 सेंटीमीटर है, और ये कितनी है, आधा सेंटीमीटर। ये स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये लग रहा है स्क्वायर, दिस इज नॉट एन स्क्वायर। इस तरह की कहानी है। ये मेटल रॉड है, जैसी बनाई मेरे ख्याल से समझ में आई। अब डिफरेंट फेसेस पे लगा के देखेंगे कि रेजिस्टेंस के हालचाल क्या हैं। तो देखिए, यहां पर हर जगह आप पढ़ेंगे, वाइट है दिखेगा नहीं, हर जगह मैक्सिमम की बात की है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब है, और सेम कह रहा सेम है सारे फेसेस के अलोंग। तो एक बार हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी हर फेस के अलोंग कितना कितना मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ग्रीन कलर लेता हूं, जो इस पे भी लिखा जाए, इस पे भी लिखा जाए। ए वाले में बोल रहा है कि मैक्सिमम व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 1 सेंटीमीटर एंड आधा सेंटीमीटर फेस। तो अब 1 और आधा सेंटीमीटर यानी यहां और यहां बैटरी कनेक्ट की गई है, ये फेस हुआ ना, यहां कनेक्ट की गई है। तो आप जब R इज इक्वल टू रो एल बाई ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला होता है देखिए, तो उस समय रो तो सब में कॉमन ही आ जाएगा। लेंथ कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। एरिया कितना हो गया,
1 इंटू आधा सेंटीमीटर में रहने दो, कंपेयर करना है हमको। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, नीचे आ गई 0.5, मतलब डबल कर दो, ऊपर आ गया 20, 20 रो। तो पहले वाले का जो फिगर आ रहा है आर, वो 20 रो के बराबर है। कंपेयर करना है, इसलिए यूनिट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही सिस्टम में लेके चलेंगे। ठीक, अब नंबर 2 की बात करते हैं। अब इसमें क्या है लिखा, मैक्सिमम व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर फेस। 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर वाला फेस, ये फ्रंट वाला फेस है, ये 10 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। तो ये एरिया इसका आएगा, लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, ये फेस इधर वाला नहीं है बेटा, बॉटम वाला है, उल्टा बना दिया है। ये हटेगा कि नहीं हटेगा, हटेगा। ये जो फेस है, ये देखिए 1 सेंटीमीटर है ना, तो बैटरी यहां लगाई है और इस बॉटम पे लगाई है 10 इंटू 1 वाले फेस के क्रॉस। तो अब देखिए आर कितना आ गया, आर ही लिख देते हैं, रो लिखा, और इस रो के लिए एल कितना है इसके लिए, तो एल देखिए ये डिस्टेंस 0.5 है, आधा, और एरिया कितना हो गया 10 इंटू 1, तो ये कितनी वैल्यू हो गई 0.5/10, और आ गया 1/20, यानी 0.5/10, या लिखें रो 0.05। ये इससे मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकता, कम है बहुत ज्यादा। एक एक स्टेप समझिए आप। नंबर सी की बात कर लेते हैं ना, यहां आर देखते हैं कितना है, रो तो रहेगा ही। आगे कह रहा है मैक्सिमम व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 10 सेंटीमीटर एंड हाफ सेंटीमीटर फेस। 10 सेंटीमीटर वाला फेस और आधा। अब ये फ्रंट वाला बात आ गई है, क्योंकि ये आधा सेंटीमीटर है, ये तो 10 और आधा ये फेस और वो फेस। तो देखिए रो लिखा, एल कितना हो गया, एल इसके लिए हो गया 1, और ये एरिया कितना है 10 इंटू आधा, ये फेस देख रहे हैं ना फ्रंट वाला, 10 इंटू आधा, यानी रो 1/5। 1/5 की वैल्यू जो भी आप लिख दें, पॉइंट लगा लो तो 0.2। इन तीनों में देखिए मैक्सिमम किधर है, ए इज मैक्सिमम, और तीनों में सेम नहीं है तो डी ऑप्शन की कोई बात ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। मैंने पूरा आपको अच्छे से निकाल के समझाया, जैसे आपका बोर्ड में आ भी जाए और आप मेरे साथ एमसीक्यू लगाए हुए हैं तो कौंधेगा जरूर, ये नहीं होगा ब्लैंक हो जाए, कर पाएंगे आप। तो ये मैं एक एक स्टेप डायग्राम बना के आपको समझा दिया हूं कि कहां पर कितनी वैल्यू निकलने वाली है और कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, बाहुबली सीरीज तो आप इसको नोट कर पाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है। आइए 26वां नंबर कर लेते हैं, वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। ये देखिए, और यहां पर हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइंस द करंट इन एन कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर करंट को डिटरमाइन कौन करता है। अब मुझे तो दिख गया तुरंत, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा हमको। लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एलोन, यही सही आंसर है। इसका आंसर क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एलोन। आगे लिखा थर्मल वेलोसिटी एलोन। थर्मल वेलोसिटी से जो मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो होता तो बहुत तेज है, मतलब 100 किलोमीटर की रफ्तार रहती है 1 सेकंड में, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करते हैं। समझना मेरी बात, जो थर्मल इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई इधर भाग रहा है थर्मल, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो इनका नेट रिजल्ट मोशन ऑफ चार्जेस 0 निकल आता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन फुदक रहा है, ये भाग रहा है, इसकी स्पीड समझ रहे हैं 1 सेकंड में 100 किलोमीटर, इतनी स्पीड होती है थर्मल वेलोसिटी, वेरी हाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, 1 मिलीमीटर पर सेकंड, उससे भी कम हो जाती है। 1 मिलीमीटर आप स्केल लेते हैं अपनी स्केल का एक खाना 1 सेकंड में, या कई बार तो 1/10 ऑफ मिलीमीटर चली जाती है, इतनी कम। और ये कितनी बाबूजी है, ये 1 सेकंड में 100 किलोमीटर, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं आता, क्योंकि डायरेक्शन सही नहीं है। पढ़ बहुत रहे हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, इसलिए नेट करंट विल बी 0। तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको, मेरे साथ सही डायरेक्शन में पढ़ना है। लेकिन वरना क्या होगा, ज्यादा पढ़ेंगे, थर्मल वेलोसिटी बहुत है, लेकिन उसका नेट रिजल्ट ठन ठन गोपाल,
क्योंकि सबने एक दूसरे की वेलोसिटीज को कैंसिल कर मारा है। कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर, डायरेक्शन का भ्रम कह रहे नहीं वे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? सबके सब मुड़ जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, चलते स्लो हैं लेकिन डायरेक्शन सबकी साथ है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आजकल तो लोग कहने लगे हैं फास्ट एंड स्टडी विन द रेस। ये कहने सुनने की बातें हैं, लेकिन सही बात यह है कि यहां पर आप जैसा समझ पा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, लेकिन वही रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए इन द कंडक्टर। और थर्मल वेलोसिटी नहीं होती, ब्रोथ की बात ही नहीं रही, ना इधर बात खत्म हो गई। तो आंसर इज ए। और मैंने शानदार एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की, इसके साथ ही ये खत्म हो जाता है ये चैप्टर, आप इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद आप नोट कर पाए होंगे। जाते जाते मैं आपको याद दिला देता हूं 2 स्ट्रॉन्ग कोर्सेज के बारे में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आप लगाए बिना अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर सकते। और 12th पीसीएम या 12th बीसीबी जस्ट 299 में तीनों सब्जेक्ट 10 साल के फुली सॉल्व, और साथ में ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक, चारों सब्जेक्ट पीसीएम भी, सभी तरह के क्वेश्चन, एमसीक्यू, केस स्टडी, असर्शन, रीजनिंग, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, सब, और ये चारों आपको 499 में ही मिल जाएंगे। तो आप इनको लेकर अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसको ले लीजिए, जिससे पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो सके। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और पसंद आने पर आप अरविंद एकेडमी चैनल तो सब्सक्राइब करेंगे ही। इसका अगर प्रेजेंटेशन चाहिए आपको तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच। बाहुबली सीरीज।